सुप्रभात बच्चों। आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम पढ़ेंगे आज विज्ञान का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को हम किस प्रकार एक दूसरे की विभिन्नता के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं और किस तरह से हम उनका समूह बना सकते हैं, आज हम इस पाठ में वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपने इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर की जितनी वस्तुएं हैं वो कौन सी हैं, कैसी हैं और किस तरह से हम उनका समूहीकरण कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि पदार्थों के कैसे गुण होते हैं, जैसे वो दिखावट के आधार पे कैसे हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कठोर हैं या कोमल हैं, वो विलेय हैं यानी घुलनशील हैं या अविलेय अघुलनशील हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी कैसी है, उनकी पारदर्शिता है, वो आर पार देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते हैं। तो इस पाठ में हम उन्हीं सभी विषयों को लेकर अपने इस पाठ को शुरू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं से। तो हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र हैं और इन सब में बहुत सारी विविधताएं, यानी कि सभी एक दूसरे से अलग हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे हमारे चारों ओर क्या क्या है, बहुत सारी, जैसे कुर्सियां हैं, बैलगाड़ी हैं, साइकिल है, खाना बनाने के बर्तन हैं, पुस्तकें हैं, वस्त्र हैं, खिलौने हैं, जल हैं, पत्थर हैं और अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं हमारे आसपास। तो हमारे चारों ओर को देखिए और गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद, जैसे कि रबड़ की गेंद हो गई और फुटबॉल हो गया, जैसे कंचे भी गोल हैं, तो ये सारी चीज़ें हम गोल चीज़ों में एक जगह सम्मिलित कर सकते हैं। और यदि आप अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित कर लें तो इसमें हम सेब, संतरे, घड़े जैसी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को भी सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी में पढ़ा था। अब मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि बाल्टियां हैं, लंच बॉक्स हैं, खिलौने हैं, जल भरने का पात्र होता है, पाइप यानी कि नालियाँ होती हैं और इस प्रकार से बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें, कुर्सी, टेबल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं, उनको हम इस समूह में रख सकते हैं। अतः वस्तुओं के जो समूह बनाई जाती हैं, बनाने के बहुत सारे ढंग हैं। हमारे चारों ओर की जितनी वस्तुएं होती हैं वो एक से अधिक पदार्थों से भी बनी होती हैं और ये पदार्थ कांच की, धातुओं की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, रुई की, कागज़ के, पंख यानी कीचड़ की तथा मृदा यानी कि मिट्टी के बने हो सकते हैं। तो क्या आप इन पदार्थों और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो आप इन पर विचार जरूर करें। चलिए हम मान लीजिए कि एक क्रियाकलाप करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने चारों ओर की जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को हम एकत्र करेंगे और इनमें से प्रत्येक को घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु हम ला सकते हैं। जैसे कि कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से भी हम एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा, तब हमारे पास हो जाएंगे, जैसे हम विद्यालय में ऐसे अगर एकत्र करना चाहें तो क्या हो जाएंगे, चौक हो जाएगा, पेंसिल हो जाएंगी, नोटबुक होंगे, रबर होंगे, डस्टर होंगे और घर की चीज़ों को अगर हम शामिल करें तो हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन होंगे, पहिया होगा और इस तरह से बैट बॉल होगा, माचिस की डिब्बी, नमक होंगे, आलू होंगे। तो हम ऐसी वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, उसे हम अपने कक्षा के कमरों में नहीं ला सकते। अब जैसे कि मान लीजिए दीवार है, वृक्ष है, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर हैं, सड़कें हैं, तो क्या हम इन्हें कक्षा में ला सकते हैं? नहीं ना। तो इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को हम पृथक कर सकते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए अब ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, तो हम उनमें से कुछ चीज़ों को अलग कर सकते हैं, जैसे कि जो कागज़ की बनी हो या जो लकड़ी की बनी हो। और इस प्रकार से हम सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह में सभी वस्तुएं जो कागज़ की बनी हों या लकड़ी से बनी हों तथा दूसरे समूह की वस्तुओं में इन पदार्थों से नहीं बनी हों। और इसी प्रकार हम खाना बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं।
है ना। चलिए आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध करते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाएं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए और उनकी जो लंबी सारणी बनाना है उन्हें वो आप कोशिश कीजिए और उनको बनाइए और उनकी सूचना आप लिखते जाइए। एकत्र की गई जो वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र या शिक्षक या अभिभावक से भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वस्तुएं और पदार्थ जिनसे कि वे बने हैं। तो यहाँ सबसे पहले ले सकते हैं हम प्लेट या थाली जिसे हम कहते हैं। तो वो किन से बने हो सकते हैं? वो इस्पात यानी कि स्टील के बने हो सकते हैं, कांच के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, और जैसे चीनी मिट्टी कह सकते हैं, चीनी मिट्टी के भी बने होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं पेन। तो पेन हमारा जो कलम होता है वो किस चीज़ का बना हो सकता है? प्लास्टिक का बना हो सकता है, धातु का बना हो सकता है। और इसी तरह मान लीजिए हम किसी और अन्य चीज़ को भी इसमें शामिल करें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शामिल करना चाहें कुर्सी को, तो कुर्सी जैसे हम इस्पात की भी बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। इसी तरह से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए एक और क्रियाकलाप है। यहाँ जैसे 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है और इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा और उसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और ये कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम अभी विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए हम यहाँ सारणी को देखते हैं कि इस सारणी में हमने कैसे इसको पूरा करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पदार्थ है और इन पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं, जैसे लकड़ी से क्या क्या बन सकते हैं? कुर्सी बन सकता है, मेज बन सकता है, हल, बैलगाड़ी और इसके लिए पहिए। कागज़ से भी देखिए बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। इसी तरह चमड़े से क्या क्या बन सकता है? पर्स बन सकता है, बेल्ट बन सकता है ना। इसी तरह प्लास्टिक से क्या बन सकते हैं? खिलौने बन सकते हैं, बाल्टी बन सकती हैं, मग बन सकते हैं। रुई से क्या बन सकते हैं? रुई से कुशन बन सकता है, गद्दे बन सकते हैं, है ना, और तकिया बन सकता है। तो इसी तरह से हमें इस सारणी को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से हम पदार्थों को उन पदार्थों से जो चीज़ें हम बनाना चाहें तो उनमें क्या गुण है और उनकी क्या उपयोगिता है, उसी आधार पर हम किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि पदार्थों के कौन से गुण होते हैं, पदार्थों में क्या क्या गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर हम किस तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? कपड़े का कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि ग्लास की क्या उपयोगिता है? उसमें कुछ तरल पदार्थ रखने के लिए। तो अगर हम कपड़े का ग्लास बनाएंगे तो कोई द्रव या तरल पदार्थ क्या उसमें रुकेगा? बिल्कुल नहीं, वो उसमें से बह जाएगा। तो ग्लास की उपयोगिता क्या है कि हमें उसमें क्या रखना है? तरल या द्रव वाली चीज़ें। तो हमें उसके लिए कौन सी चीज़ चाहिए होंगी? ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या ऐसा ही कोई पदार्थ चाहिए होगा जो जल को या जो द्रव को रोक सकता हो। और इसी प्रकार हमें खाना बनाने वाले पात्र की अगर हम बात करें तो क्या हम उसको बनाने के लिए कागज़ का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कागज़ में हम खाना कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन
किया जाता है। हम चूज़ करते हैं कि हमें किस उपयोग के लिए कौन सी वस्तु बनानी है और उस पदार्थ में वो गुण है या नहीं। उस पदार्थ में गुण तथा उनके उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर यह निर्भर करता है कि हम कौन सी चीज़ का चयन करें। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आइए हम उनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है दिखावट यानी अपीयरेंस। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखता है, लोहा तांबे तथा एल्युमिनियम से अलग दिखाई देता है, लेकिन लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं हो सकती। तो इनमें क्या समानताएं हो सकती हैं? एक तो ये धातु की चीज़ें हैं और जितनी भी धातु की चीज़ें होती हैं उनमें क्या होती है, एक प्रकार की चमक पाई जाती हैं। तो विभिन्न पदार्थ जैसे कि गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार है, एल्युमिनियम की शीट है तथा चौक के छोटे छोटे टुकड़े, इन सभी को एकत्र कीजिए और इनमें से कोई चमकीली चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। चमकीली पदार्थों को एक समूह में रखिए, जो जिनमें शाइन है या जिनमें द्युति है, जिनमें चमक है, उनको अलग कीजिए। अब जैसे कि आप अपने शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, जैसे ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान में रखें। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? जब मेटल की चीज़ों को आप काटेंगे तो क्या देखेंगे? ताजे कटे जो पृष्ठ हैं उनके वो कैसे दिखाई देंगे? वो चमकीले दिखाई देंगे। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो आप कुछ चीज़ें अपनी तरफ से इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको काट कर देख सकते हैं कि क्या उनमें चमक है या नहीं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या द्युति देखते हैं? जैसा भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं वो आप कीजिए। अब द्युतिवान या द्युतिहीन। द्युतिवान का मतलब होता है चमक वाली चीज़ें और द्युतिहीन का मतलब होता है जिनमें चमक ना हो या चमक रहित पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर भी देख सकते हैं वे द्युतिमान हैं अथवा नहीं। रेगमाल क्या होता है? ये एक तरह का कागज होता है जो खुरदरा होता है और जो रुखड़ी चीज़ों को या खुरदरी चीज़ों को उस रेगमाल से रगड़कर उन्हें चिकना बनाया जाता है। तो इनसे रगड़ कर भी आप देख सकते हैं कि उस चीज़ में चमक है या नहीं। जैसे आप लोहे की कोई पुरानी चीज़ ले लें और उसे अगर आप रेगमाल से रगड़ते हैं तो आपको थोड़ी देर में उसमें चमक दिखाई देने लगेगी। पदार्थ जिसमें इसी प्रकार की द्युति होती है वे धातु कहलाते हैं, वे सभी मेटल कहलाते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना ये सभी धातु कहलाते हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ हो जाते हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। हवा में क्या है? नमी भी है और हवा भी है, तो ये दोनों मिलकर जब धातु पर अभिक्रिया करते हैं तो उन्हें निष्प्रभ बना देते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जब बहुत दिनों तक यूं ही रखी रह जाती हैं तो वो द्युतिहीन हो जाती हैं और जब उन्हें हम रगड़ते हैं या उन्हें हम काटते हैं तो उनका जो किनारा होता है या ताज़ा कटा जो पृष्ठ भाग होता है उनमें हमें वो चमक दिखाई देने लगती है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास जरूर कीजिए और यह भी देखें कि उनमें द्युति है या नहीं। तो अगर लकड़ी के टुकड़ों को काटा जाए तो उसमें आपको द्युति दिखाई देगी, उसमें चमक दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चौक को काटते हैं तो उसमें भी कोई चमक आपको दिखाई नहीं देगी। वहीं अगर आप लोहे की चीज़ को या तांबे की चीज़ को अगर काटते हैं तो आपको उसमें चमक जरूर दिखाई देंगी। अब दूसरा जो गुण है पदार्थों का वो है उनके कठोरता यानी उनकी हार्डनेस। तो किसी भी चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं कि वो कठोर है या वो नरम है? तो जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाएंगे तो उनमें कुछ को आप दबा पाएंगे यानी संपीड़ित कर सकते हैं और कुछ को आप नहीं भी कर सकते हैं। तो कुछ को दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है जबकि कुछ को हम आसानी से दबा सकते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए
तथा इसमें लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ या धातु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आप इतनी आसानी से खरोंच नहीं सकते। तो आसानी से जिन्हें हम खरोंच सकते हैं, उन पदार्थों को जिन्हें आसानी से हम संपीड़ित कर सकते हैं या खरोंच सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जिसे हम आसानी से हाथ से दबा सकते हैं या जिसको हम खरोंच सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कोमल पदार्थ कहलाएंगे। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें हम संपीड़ित नहीं कर सकते या जिनको संपीड़ित करना या दबाना कठिन होता है, वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल होंगे, जबकि लकड़ी क्या होगा? कठोर होगा। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष यानी कि खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हो? तो यहाँ पे आप सोचिए। ओके, चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे विलेय अथवा अविलेय। विलेय का मतलब होता है जल में किसी चीज़ का घुल जाना और अविलेय का मतलब होता है नहीं घुलना। तो विलेय का हम ऐसे कहें तो हम कह सकते हैं कि घुलनशीलता या अघुलनशीलता के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, चलिए हम यहाँ पे अपनी कक्षा समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।